ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम मौर्योत्तर काल तक पहुंच गए हैं। पिछले वीडियो में हमने कलिंग के चेदी वंश के बारे में पढ़ा। आज बारी है हमारे अगले वंश वाकाटक वंश के बारे में पढ़ने की। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। खैर, अब हम शुरू करते हैं आज के अपने वंश वाकाटक वंश के बारे में। सातवाहन वंश के पतन के बाद तथा गुप्त काल के समकाल में दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटकों का ही था। दोस्तों, हम देख सकते हैं वाकाटक वंश गुप्त काल के समकालीन थे। जब सातवाहन वंश का पतन हो गया था उस समय दक्षिण भारत में यानी कि दक्कन में किसका वंश था? वाकाटकों का ही वंश था। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। किसी भी वंश का जो संस्थापक होता है उस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक था। विंध्य शक्ति का शासनकाल 265 से लेकर 275 एडी तक था। इनको वाकाटक वंश केतु भी कहा गया है। दोस्तों, अब हम विंध्य शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। यह विष्णु गोत्रीय ब्राह्मण था जो भगवान शिव का उपासक था। यह एक ब्राह्मण वंश था और ये कौन से ब्राह्मण थे? विष्णु गोत्रीय ब्राह्मण थे और ये भगवान शिव के उपासक थे। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान दिया। इन अनुदानों के प्रमाण इनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। दोस्तों, हमने ये पहले भी देख रखा है कि ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देना शुरू किया गया वो सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया और सातवाहन शासकों के बाद ये प्रथा सी चली आई कि भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया जाने लगा। तो वाकाटकों ने जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया है उसका जो लेख है वो इनके ताम्रपत्रों में मिलता है। ये ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। इन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। जो वैदिक परंपरा, वैदिक सभ्यता हमारी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, इसको वाकाटक वंश के शासक जो थे विंध्य शक्ति, इन्होंने पूरी तरीके से फिर से प्रकाश में लाने की कोशिश की। ये ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। सांस्कृतिक दृष्टि से इन्होंने वैदिक धर्म को दक्षिण भारत की ओर बढ़ाने का श्रेय जाता है। दक्षिण भारत में अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं तो वैदिक धर्म को इन्होंने दक्षिण भारत में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। पुराणों में इनकी तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है। अगर पुराणों में इनकी बात करें तो इन्हें इंद्र और विष्णु के बराबर की संज्ञा दी गई है। विंध्य शक्ति के बाद वाकाटक वंश के अगले शासक प्रवरसेन प्रथम के बारे में अब हम पढ़ते हैं। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश की राजगद्दी पर बैठा। इनका शासनकाल 275 से लेकर 335 एडी तक चला। इसने वाकाटकों की शक्ति का खूब विस्तार किया। दोस्तों, हम देख सकते हैं प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति के बाद वाकाटक वंश की राजगद्दी पर बैठे, जिनका शासनकाल 275 से लेकर 335 एडी तक चला और इनके समय में वाकाटक वंश बहुत ही ज़्यादा फला फूला। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 अश्वमेध यज्ञ। एक अश्वमेध यज्ञ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कर दिया और उसके साथ में 1 वाजपेय यज्ञ भी किया। तो दोस्तों, इसी से ही आप प्रवरसेन प्रथम की जो ताकत है, शक्ति, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञ करा और 1 वाजपेय यज्ञ किया। इन्होंने महाराजा व सम्राट की उपाधि धारण की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रवरसेन प्रथम इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, तो आपको बताना है इन्होंने महाराजा और सम्राट की उपाधि धारण की। यह एक प्रतापी वाकाटक शासक था, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि यह एक प्रतापी वाकाटक शासक रहा होगा। इसके समय में वाकाटकों की शक्ति और प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी। वाकाटकों का विस्तार मध्य भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इनकी जो शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और इनके अगर हम राज्य विस्तार की बात करें तो बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक इनका जो एरिया था, राज्य, वो फैल चुका था। प्रवरसेन प्रथम ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें समकाल थे। जब हम शक के बारे में पढ़ेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अभी हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये इमेजिन करके चलना है कि एक तरफ गुप्त साम्राज्य चल रहा है और दूसरी तरफ कौन सा चल रहा है? शक, और इसके साथ में और भी कई सारे छोटे छोटे राजवंश चल रहे हैं।
तो ये एक प्रतापी शासक था और इसने दक्षिण में बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक तो फैलाया और साथ में शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो प्रवरसेन प्रथम के बाद आते हैं रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक की राजगद्दी पर बैठा। अब इनके शासनकाल की बात करें तो यह 335 से लेकर 360 एडी तक चला। और ये जो थे रुद्रसेन प्रथम, ये महाभैरव के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के समकालीन थे। समुद्रगुप्त, जब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि रुद्रसेन प्रथम जो हैं ये समुद्रगुप्त के समकालीन हैं। इन्होंने गुप्तों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे समुद्रगुप्त ने उनके राज्य को छोड़ दिया। दोस्तों, आप अगर समुद्रगुप्त के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक थे जो पूरी भारत पर विजय करने का हौसला रखते थे। ये पूरे भारत पर अपना कब्जा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतवर्ष पर राज किया था, उसी तरीके से ये भी पूरे भारतवर्ष पर राज कर सकते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब वाकाटक वंश थे तो इन्हें ये बात पता चल गई कि समुद्रगुप्त से हम वैसे तो जीत नहीं सकते हैं, तो इन्होंने उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और जिससे समुद्रगुप्त ने कभी भी इनके राज्य पर आक्रमण ही नहीं किया। दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो और जो इनका वाकाटक का शासनकाल है वो, समुद्रगुप्त जब भी चाहते तो वाकाटक के शासनकाल को, इनके राज्य को हराकर अपने राज्य में मिला सकते थे। लेकिन जो ये थे रुद्रसेन प्रथम, इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, समुद्रगुप्त से फ्रेंडशिप कर ली, जिससे समुद्रगुप्त ने कभी भी रुद्रसेन प्रथम यानी कि वाकाटक वंश पर कभी आक्रमण नहीं किया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण भारत के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं है। दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करें तो उसने कई सारे दक्षिण भारत में भी राज्यों को जीता है। तो जिन भी राज्यों को उसने जीता है तो प्रयाग प्रशस्ति में जो उन राज्यों का उल्लेख है, जिन जिन राज्यों को उन्होंने हरा दिया समुद्रगुप्त ने, उन सभी राज्यों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। और उसी प्रयाग प्रशस्ति में वाकाटक वंश का नाम ही नहीं है, जिससे पता चलता है कि वाकाटक वंश को समुद्रगुप्त ने नहीं हराया था। नोट: प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति, इस लेख की रचना हरिशेर ने की। दोस्तों, अब जब प्रयाग प्रशस्ति का नाम सामने आया ही है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत ही अच्छे से याद करना है कि प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति, इसकी रचना हरिशेर ने की। अब आप सोच रहे होंगे हरिशेर कौन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। जब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तो हरिशेर, प्रयाग प्रशस्ति आदि इन सभी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं पृथ्वीसेन प्रथम। अब जो हमारे नेक्स्ट रूलर हैं वो हैं पृथ्वीसेन प्रथम। इनके शासनकाल की बात करें तो ये 360 से लेकर 385 एडी तक चला। इनका शासनकाल शांति एवं समृद्धि का काल था। दोस्तों, अगर हम पृथ्वीसेन प्रथम के राज्यकाल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये युद्ध में ज़्यादा विलीन नहीं करते थे। ये हर जगह शांति और समृद्धि स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए इनके काल को शांति एवं समृद्धि का काल भी कहा जाता है। वाकाटक लेखों में इनका आचरण युधिष्ठिर के समान माना गया है। दोस्तों, आप पांडवों के युधिष्ठिर को तो जानते ही हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से भी जाना जाता था। तो उसी तरीके से वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन प्रथम को युधिष्ठिर की संज्ञा दी गई, युधिष्ठिर के समान माना गया है। पृथ्वीसेन प्रथम ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से करा दिया। दोस्तों, अभी हमने पिछले शासक के बारे में देखा है कि उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे समुद्रगुप्त से। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं तो वो आगे जाकर रिलेशनशिप में बंध ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ इसके बीच में, पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के बीच में। पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र कौन था? रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किससे हुआ? प्रभावती गुप्त से। तो दोस्तों, हमने ये भी देखा है कि जब भी वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो दोनों राज्यों की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाकाटकों की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। अगले शासक के बारे में देखते हैं, रुद्रसेन द्वितीय के बारे में ही। रुद्रसेन द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो ये 385 से लेकर 390 एडी तक चला। रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दामाद थे। दोस्तों, ये हमने पहले ही देख रखा है। प्रभावती गुप्त से शादी होने के बाद रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दामाद बन गए थे। शासक बनने के 5 वर्ष के बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की अकाल मृत्यु हो जाती है। जब ये शासक बने थे उसके 5 वर्षों के बाद ही अर्ली एज में इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो मृत्यु के बाद जो रुद्रसेन के पुत्र थे वो तो बहुत ही नाबालिग थे, वो तो बड़े हुए नहीं थे। तो उस समय जो इनके शासन की संरक्षिका बनी वो इनकी पत्नी यानी कि प्रभावती गुप्त ही बनी, और इन्होंने 13 वर्षों तक शासन किया। 13 वर्षों तक ये संरक्षिका बनी रही रुद्रसेन द्वितीय के नाबालिग पुत्रों की। और जब उनके पुत्र बड़े हो गए तो उनमें से प्रवरसेन द्वितीय शासक, इनके जो राज्यकाल थे उसका शासक बना। प्रवरसेन द्वितीय का शासनकाल 410 से लेकर 440 एडी तक चला। इनके शासनकाल की बात करें तो 30 वर्षों तक इनका शासन चला, यानी कि 410 से लेकर 440 एडी तक। यह एक कुशल प्रशासक था, लेकिन इसकी अभिरुचि युद्ध से अधिक शांति के कार्यों, विशेषतया साहित्य तथा कला के विकास में थी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यह युद्ध में ज़्यादा बिलीव ना करके बल्कि शांति के कार्य में और साहित्य के काल में अपनी ज़्यादा रुचि दिखाते थे। अब जब इनकी रुचि साहित्य और कला के क्षेत्र में थी तो इन्होंने ज़रूरी किसी न किसी काव्य या फिर ग्रंथ की रचना की होगी। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने जिस काव्य की रचना की उसका नाम था सेतुबंध। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेतुबंध नामक काव्य की रचना किसने की, तो आपको आंसर देना है प्रवरसेन द्वितीय। उसने अपनी राजधानी नंदीवर्धन से हटाकर प्रवरपुर में स्थापित कर दी। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाकाटक वंश में उनकी राजधानी नंदीवर्धन से हटाकर प्रवरपुर में किसने स्थापित की, तो आपको बताना है कि प्रवरसेन द्वितीय ने ही प्रवरपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका से करा दिया। तो प्रवरसेन द्वितीय का जो पुत्र था नरेंद्र सेन, उसका विवाह इन्होंने कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका से करा दिया। कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में ही निवास किया था। मेघदूत की रचना इन्होंने इसी समय में की थी। दोस्तों कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है। कालिदास प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में कुछ समय के लिए घूमने आए हुए थे, तो इन्होंने इन्हीं के राज्यकाल में बहुत दिनों तक निवास किया। और जो मेघदूतम इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। तो इन्होंने इस रचना, जब इन्होंने ये रचना की थी तो ये प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में ही रहते थे उस समय। नरेंद्र सेन हमने देखा कि प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र था नरेंद्र सेन, जिसकी शादी राजकुमारी अजित भट्टारिका से कराई थी। तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ते हैं। नरेंद्र सेन का शासनकाल 440 से लेकर 460 एडी तक चला। 20 वर्षों तक इनका शासनकाल चला। नरेंद्र सेन के समय ही नल राजा, जिसका नाम था भवदत्त वर्मन, ने वाकाटक राज पर आक्रमण कर दिया। शुरुआती दौर में तो वह जीत रहा था, पर बाद में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि नरेंद्र सेन जब राजा बने थे उस समय नल देश का जो राजा था, जिसका नाम था भवदत्त वर्मन, उसने वाकाटक राज्य पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें नल जो राजा था भवदत्त वर्मन, उसको हार का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीसेन द्वितीय का शासनकाल 460 से लेकर 480 एडी तक चला। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक वंश के अगले शासक थे, जिसका शासनकाल 460 से लेकर 480 एडी तक चला। और बालाघाट अभिलेख में इन्हें परम भागवत की उपाधि दी गई है। दोस्तों अगर हम बालाघाट अभिलेख की बात करें तो पृथ्वीसेन द्वितीय को परम भागवत की उपाधि दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जितने भी शासक थे उसमें वाकाटकों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। धीरे धीरे वाकाटक वंश कमज़ोर पड़ने लगा। पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद में वाकाटक वंश की शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही थी। तो दोस्तों अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पृथ्वीसेन द्वितीय, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, पृथ्वीसेन द्वितीय को वंश के खोए हुए भाग्य को बनाने वाला कहा गया है। पृथ्वीसेन द्वितीय को क्या कहा गया है? वंश के खोए हुए भाग्य को बनाने वाला। अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 तथा चैत्य गुफा 19 वाकाटक काल की हैं। अजंता की गुफा के बारे में कौन नहीं जानता है। पहाड़ों को काट काट कर ये गुफाएं बनाई गई हैं और इसमें 16 नंबर की और 17 नंबर की जो गुफा है और चैत्य गुफा 19 वाकाटक काल की हैं। वाकाटक के समय में ही इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। सर्वसेन ने प्राकृत भाषा में हरिविजय नामक काव्य की रचना की है। सर्वसेन के बारे में हमने पढ़ा था, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में हरिविजय नामक काव्य की रचना की थी। तो दोस्तों इसी के साथ ही वाकाटक वंश हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वंश में हम पढ़ेंगे नागवंश के बारे में, जो कि हमारे जो भारतीय राजवंश था उसका अंतिम वंश है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी राजवंशों के बारे में जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जैसे शक, कुषाण, पल्लव, इन सब के बारे में। तो दोस्तों
आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही आप हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।